Good morning students. Today we will start second chapter units and measurement. तो इसमें हम लोग सबसे पहले डायमेंशनल वाला पार्ट कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मेजरमेंट वाला पार्ट देखेंगे ना। तो पहले हम लोग देखेंगे डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ है, तो पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि दिमाग में यही आता है पहला सवाल कि आखिर ये पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग ये चैप्टर। तो पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, या फिर जेईई मेन का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो। तो हर एक एग्जाम में हर साल डायमेंशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला तो देखा जाए तो यही है इम्पोर्टेंस कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे। और वैसे भी देखा जाए तो ढेर सारे इसके एप्लीकेशन हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दी हुई है ना, कोई इक्वेशन दी हुई है, तो जैसे v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। अच्छा, इसके पहले एक चीज और थोड़ा देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? तो फिजिक्स में हम लोग कई सारे लॉज एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कुछ आपने पढ़ा भी होगा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G(m1)(m2) अपॉन r²। सो दिस इज लॉ ना, ग्रेविटेशन लॉ। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज ऑफ फिजिक्स मीन्स लाइक ग्रेविटेशनल लॉ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे यहाँ F जो दिख रहा है फोर्स, वो फोर्स क्या है? तो एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। मास दिख रहा है, ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। R डिस्टेंस है, ये भी क्या है? हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। मीन्स किसी भी, चाहे कोई सा भी लॉ है फिजिक्स में, उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। और हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट भी करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो डायरेक्टली मेजरमेंट करें या फिर इनडायरेक्टली मेजरमेंट करें। सो व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? सो दोज क्वांटिटीज, अब चाहे तो लिख भी लें, दोज क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, laws of physics and whose measurement can also be done, मतलब जिसका मेजरमेंट कर सकें। जैसे मास, तो मास का मेजरमेंट करते ही हैं ना, मास, डिस्टेंस। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ना, इसका क्या यूज है, आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आगे हम लोग ये देखेंगे डायमेंशन में कि इसके हेल्प से हम लोग किसी भी इक्वेशंस, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज हों, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वाले सभी इक्वेशन को अगर चेक करना हो कि वो सही है कि गलत है, तो हम लोग डायमेंशन का यूज कर सकते हैं ना। तो जैसे ये है हमारा v is equal to u plus at। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। तो ये हमारा सही इक्वेशन है। कैसा सही है? क्योंकि हमने ये पहले का पढ़ रखा है, हमें पहले से ही पता है कि ये सही इक्वेशन है।
और अगर हम डायमेंशन के हेल्प से चेक करना चाहें तो ये सही है। अच्छा, अगर यहां से हम टी निकाल दें, टी हटा देंगे तो क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए। तो क्या ये सही इक्वेशन है? तो नहीं सही इक्वेशन है ना, ये रॉन्ग इक्वेशन है। क्यों? तो क्योंकि हमें पहले से पता है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए नहीं पॉसिबल है ना। और डायमेंशन के हेल्प से इसको अगर हम चेक भी करना चाहें तो ये बताएगा कि ये गलत है इक्वेशन, ठीक है ना। तो अगर हमें पहले से ना पता हो किसी इक्वेशन के बारे में, किसी एक्सप्रेशन के बारे में, और उसे हमें चेक करना हो कि वो सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करेंगे? तो डायमेंशन के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं ना। और ढेर सारे इसके और भी एप्लीकेशन हैं, जैसे किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करना हो, जैसे यही फॉर्मूला है, इसका अगर कोई कह रहा है डेरिवेशन करिए आप, तो हम लोग डायमेंशनली उसको इजीली डेराइव कर सकते हैं ना। ऐसे ढेर सारे फिजिक्स में फॉर्मूले हैं जिनका डेरिवेशन करना होता है, तो अगर उन सभी डेरिवेशन को डायमेंशन के हेल्प से करें तो इजीली वो बहुत ही आसानी तरीके से वो हो जाते हैं सर। तो ढेर सारी इसके एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन के, कि इक्वेशन को चेक करना हो सही है गलत है तो हम कर सकते हैं, और किसी फॉर्मूले को डिराइव करना हो, और ध्यान रहे सिर्फ उन्हीं फॉर्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं जो, या फिर जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट टाइप की हो। प्रोडक्ट टाइप मीन्स आइदर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या फिर डिवीजन के फॉर्म में, तो यहाँ पे दोनों ही है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं। एक और आप पढ़े होंगे v इक्वल टू आई एफ, इसमें भी सभी प्रोडक्ट टाइप है, तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग चाहें तो डायमेंशन के हेल्प से कर सकते हैं ना। ऐसे तमाम तरीके के फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जिनका डेरिवेशन हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ढेर सारे एडवांटेज हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जो भी आप पढ़े होंगे करंट, वर्क, पावर, जो भी चीज पढ़े होंगे फिजिक्स में, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी ना। चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, एवरेज वेलोसिटी हो, कुछ भी हो ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज किए होते हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटीज ना। तो अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, पहले हमें डायमेंशन वाला टॉपिक कवर करना है, सो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टडी करेंगे ना। ये डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये अगले वीडियो में अपलोड करेंगे मेजरमेंट वाले टॉपिक में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ना। कौन कौन से? तो पहला है डिस्टेंस या फिर मास। पहले मास, इसकी यूनिट, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। ऐसे बना दीजिएगा आप, यूनिट और यहां पे सिंबल, ठीक है। तो मास, मास का यूनिट, ऐसा यूनिट लिखना है तो केजी। इसको हम लोग मास को अब हम डायमेंशन में कैपिटल एम से दिखाया करेंगे ना। अच्छा, लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, इसको हम किससे दिखाया करेंगे? एल से। अच्छा, टाइम, टाइम कैसा यूनिट? सेकेंड, और इसका सिंबल कैपिटल टी। करंट, करंट कैसा यूनिट? एम्पियर। इसको हम लोग या तो आई से दिखाएंगे या फिर कैपिटल ए से दिखाएंगे ना। इसका सिंबल या तो कैपिटल आई या फिर कैपिटल ए। टेम्परेचर,
इसकी यूनिट एसआई यूनिट तो केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और इसका हम लोग या तो थीटा से दिखाते हैं डायमेंशन में, या फिर टी से भी दिखा सकते हैं। टी से नहीं दिखाएंगे, क्यों? थीटा से ही दिखाएंगे क्योंकि टी मतलब टाइम हो जाएगा ना, तो थीटा। अच्छा, फिर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट मोल, और ऐसे हम लोग दिखाते भी हैं ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला ना, और इसको किससे दिखाएंगे? CD से। तो इन सबको हमें याद रखना है ना, ज्यादातर यूज हमें इन सब का ही करना है। ML ये टाइम का हो गया, करंट का हो गया, थीटा, इन दोनों का यूज बहुत कम होता है, बहुत कम आता भी है, तो इनका सिंबल हमें याद रखना है। तो ये हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ना, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस ना करते हैं ना, जैसे मास, मास को फर्दर हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा, लेंथ, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, बेसिक सा है। तो यहाँ हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज देखे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनका सिंबल भी देखे थे ना, जिसको हम बोल सकते हैं डायमेंशन भी, ठीक है ना। अच्छा, दो और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो टू मोर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, कौन कौन सी है वो? तो पहला है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल, जो आपको एंगल का जो मेजरमेंट करते आ रहे होंगे ना, जो भी एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी मेजर करते हैं, उन सभी एंगल को क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। मीन्स प्लेन में ही एंगल होता है वो। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट तो अब तक आप लोग पढ़े होंगे डिग्री ना, डिग्री में ही मेजर कभी करते हैं, लेकिन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन, ठीक है ना। जैसे ये ऐसे, ये हमारा कोई आर्क, ये आर्क लेंथ L है और ये थीटा है और रेडियस क्या है? R। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में या 10th में, कि थीटा आर्क, ये एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ये थीटा किस में होना चाहिए? तो रेडियन में होना चाहिए। जब तक थीटा रेडियन में नहीं होगा तब तक ये L अपॉन R के बराबर नहीं होगा। तो इसको एज अ रिजल्ट हमें याद रखना है कि व्हेन थीटा इज इन रेडियन देन ओनली इट इक्वल्स टू L अपॉन R ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर थीटा ये डिग्री में ले लिए तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे ना, तो ये हमें याद होना चाहिए कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अच्छा, अब कुछ इससे रिजल्ट एक प्रूफ कर दे। जैसे ये सर्कल जिसका रेडियस हम क्या ले लें? R। तो अगर हमें ये देखना हो कि पूरा सर्कल, जो भी सर्कमफ्रेंस है, जिसको बोलेंगे कंप्लीट आर्क, ये तो छोटा सा पार्ट था, पूरे आर्क के द्वारा अगर देखना हो कि ये आर्क या फिर सर्कमफ्रेंस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो
आप याद भी किए होंगे, याद भी होगा कई लोगों को कि सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो 360 डिग्री ना। अगर रेडियन में बात करें तो पिछले वीडियो में बताए भी थे थीटा डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो बताए भी थे कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 360 डिग्री होने के लिए कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसको डिराइव भी कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो ये देखते हैं कैसे। थीटा इन रेडियन बराबर टोटल आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर गया क्या हो गया 2 पाई मीन्स 360 डिग्री ना आरएसएल में। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। ये है प्लेन एंगल जिसके एसआई यूनिट रेडियन, और ये थीटा एल आर में ये रिलेशन है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, इसको याद करने वाला चीज है। और ये रिजल्ट भी जो कि हम लोग को पहले से पता भी था उसको भी डिराइव कर दिया इस रिलेशन से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अच्छा सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल तो मान लीजिए पता था, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो ऐसा एंगल जैसे जैसे बात करें, ये जो कोण दिख रहा है ये, इसको अगर पकड़ के ऐसे घुमा दें, ऐसे मतलब इसको फिक्स करके इसको इसके अबाउट घुमा दें ऐसे, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला जो ऐसे जो सेंटर पे ये सभी जो सरफेस से जितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा उस एंगल को ही क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। या फिर ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो मूंगफली का बॉक्स होता है, क्या बोलेंगे उसको, जिसमें मूंगफली डाल के देते हैं सर, गोल घुमा के रोल करके, तो वो जो शेप है कोन शेप, मतलब उसका फ्रंट वाला जो ऊपर वाला सरफेस है वो सेंटर पे जितना एंगल बना है, ये वाला एंगल पूरा 3D में एंगल, उस एंगल को ही क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक, इसको चाहिए ऐसे, चाहे तो आप समझ सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, जैसे यहाँ थीटा एल आर में एक रिलेशन है, वैसे यहाँ पे भी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया, एरिया कौन सा, तो कितने सरफेस के द्वारा हम एंगल ले रहे हैं, जैसे ये पूरा सरफेस ए एरिया मान लीजिए है इसका, तो इस ए सरफेस एरिया के वजह से कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को ही क्या बोलेंगे, अपॉन आर स्क्वायर भी है, उसी को बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल ना। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे एक रिजल्ट निकाले 360 डिग्री वाला, वही हम लोग अब स्फीयर के केस में निकालते हैं। तो अच्छा बताइए, स्फीयर सेंटर पे, पूरा स्फीयर का सरफेस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 360 डिग्री हो, कईयों के दिमाग में आ रहा हो, पर 360 डिग्री सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है टोटल सरकमफ्रेंस के द्वारा। अगर टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर के द्वारा देखना हो कि सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो 360 डिग्री नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे नहीं होगा। तो टोटल सरफेस के द्वारा लेना देखना है हमें। तो एक स्फीयर कंसीडर करिए जिसका रेडियस r, तो उसके एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया पूरा बाहर वाला 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो गया 4 पाई। मतलब स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल, टोटल एंगल फॉर्म करता है, तो 4 पाई, और पाई मीन्स 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 720 डिग्री ना। तो ये तो हाँ,
जैसे इसके पहले जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े, उन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट भी होता है और साथ में डायमेंशन भी होता है, जो सिंबल हम लोग पढ़े थे। ये दो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो इसको याद करने वाली चीज है ये कि यही तो ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट तो होता है ना, जिनका यूनिट्स तो होता है पर डायमेंशन नहीं होता है ना। तो इसको याद भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछता भी है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताइए जिसके यूनिट्स तो होते हो पर डायमेंशन नहीं होता हो। तो ये दो ही होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो इसको हमें याद रखना है, ये थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। ये तो थोड़े बेसिक बात किए थे, अब मेन चीज स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन आखिर है क्या, आखिर डायमेंशन हम किसे कहेंगे? तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? तो आप सबको पता होगा क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हमें करना क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी को मींस फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना है। तो मास तो हो गया, एक्सेलरेशन को फर्दर डिवाइड करेंगे। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम हमारा फंडामेंटल हो गया, क्या वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्या, मास वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? तो लेंथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक और टाइम यहां से आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो अब ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हो गए ना। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम के पावर कितना, -2। तो डायमेंशन किसे कहेंगे? तो डायमेंशन हम कहते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में वैल्यूज होती हैं ना, फंडामेंटल, ध्यान सुनिए, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स अपीयर होती हैं, उन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। जैसे इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास के पावर कितना है वैल्यू, तो कुछ नहीं है तो 1 है। लेंथ के पावर भी क्या है, 1। तो हम कह सकते हैं कि इस फोर्स का जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो 1 1 और -2, ये हो जाएगा। ये है डायमेंशन, पावर को हम डायमेंशन कहते हैं ना। तो 1 इन, इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। 1 इन किसमें, मास की पावर 1 है। 1 लेंथ के पावर भी कितना है, तो 1 इन लेंथ और -2 इन टाइम। Therefore 1 1 -2 are the dimension of force, where 1 in mass, 1 in length, -2 in time ना। So these are the dimension 1 1 -2। और इसको स्पेसिफाई भी करना होता है कि 1 in mass,
लेंथ में 1 ना। तो व्हाट डू मीन बाय डायमेंशन? सो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल quantities of any physical quantities must be raised to represent the given physical quantity, to represent the given physical quantity। तो आप इसको लिख भी लीजिएगा, डायमेंशन का डेफिनेशन कि डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी raised ना of any physical quantity, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए कि फंडामेंटल द डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी ना। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा डायमेंशन का, आप लोग लिख लीजिएगा उसको ना, सिंपल सा है। अच्छा ये है, तो अब ध्यान दें, अब इसको हम बोलेंगे जैसे मास के पावर 1 है, लेंथ के पावर 1 है, टाइम के पावर -2 है, तो डायमेंशन तो हम देख लिए पावर को करते हैं। अब डायमेंशन फॉर्मूला किसे कहेंगे? तो उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे, किसे कहेंगे? एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन हमारा ये दिख रहा है, तो मास अब से क्या करेंगे, जैसे जब आगे हम लोग निकालेंगे तो बार बार ये हम नहीं लिखते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इसके लिए हम लोग सिंबल पढ़े हैं। मास के लिए क्या पढ़े हैं? m, तो m से दिखाया करेंगे मास को, लेंथ l, टाइम t के पावर -2, और हमेशा इसको किस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो mlt के पावर -2 इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहेंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू mlt-2, ये हमारा कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। इनको क्या कहेंगे? पावर को। तो डायमेंशन, ओनली डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको अगर फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दे तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा, बना डायमेंशनल इक्वेशन। इसको लिख लीजिएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग ढेर सारा डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे सबका। जैसे मास, फंडामेंटल का तो याद ही रखना है, उसी के हेल्प से बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज का भी हम लोग निकालेंगे ना। जैसे वेलोसिटी का निकालना है, तो वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, लेंथ का क्या दिखाएंगे? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो L से। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन इक्वेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये L अपॉन T, तो LT-1। अगर इसके साथ हम इक्वेट करें, मतलब बराबर दिखाएं, तो डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं ना। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो LT-1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, एक्सेलरेशन का निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो
तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का तो निकाल चुके हैं, एल टी माइनस वन अपॉन टी, टाइम का टी, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक, अच्छा अब फोर्स का निकालना हो, फोर्स बराबर होता है एम ए, फोर्स बराबर एम ए, एफ का एम का क्या होगा एम, एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं एल टी माइनस टू, ये हो गया फोर्स का। अच्छा एरिया का निकालना हो तो एरिया क्या होता है, किसी भी फॉर्मूले का ले लीजिए आप, एरिया में हमेशा चाहे किसी का भी एरिया निकालना हो उसमें साइड डायमेंशन दो होती हैं और दोनों प्रोडक्ट में होती हैं ना। जैसे सर्कल की बात करें तो रेडियस दो बार होता है, तो अगर यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ एल का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 3 लेंथ तो एल क्यूब, और क्या निकले, वर्क, वर्क W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का एल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एम एल टू टी माइनस टू। और एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे वेलोसिटी का आया है एल टी माइनस वन, अगर इनिशियल वेलोसिटी का पूछता तो भी यही होगा, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना, तो किसी भी टाइप का वेलोसिटी बोले सबका वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल टी माइनस वन, ठीक है ना। अच्छा टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिख रहा होगा, ये सब तो दिखे होंगे सर। टॉर्क होता है, हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो क्या हो जाएगा, टाउ का, इसको बोलते हैं टाउ, टी ए यू ना सिंबल है ये, फोर्स का एम एल टी माइनस वन, टी माइनस टू सॉरी, डिस्टेंस का एल, तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये हो जाएगा टॉर्क। वर्क का टॉर्क का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है ना, तो इससे ये पता चला कि इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, पर एक्चुअली में वो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं। वर्क का मतलब अलग होता है, टॉर्क का मतलब अलग होता है ना। अच्छा और भी निकाल सकते हैं, पावर, ये भी प्रेशर का निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला याद होगा उन सब का हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर अभी तक वही कर रहे हैं जिनका फॉर्मूला हमें याद हो, सिर्फ यही एक नया दिखा है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर, प्रेशर का क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर। और किसका निकलेगा, करंट, करंट का तो पता है, चार्ज का निकलता है, चार्ज फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो चार्ज का कोई सा भी फॉर्मूला आप सोच लीजिए। तो 10th में आप एक पढ़े होंगे सिंपल सा फॉर्मूला कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। करंट फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, सो क्यू का क्या हो जाएगा, करंट को हम ए से दिखाते हैं, टाइम का टी से, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए टी। अब किसका निकालें, तो ढेर सारे हैं। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि वर्क डन इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कि पोटेंशियल आप डिफाइन किए होंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज ना।
और वर्क डन का डायमेंशन आप यहाँ लिख ही चुके हैं, चार्ज का पता ही है। तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, ml2t माइनस 2 अपॉन 80, क्या हो जाएगा ml2t माइनस 3 और a के पावर माइनस 1, ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो ऐसे ढेर सारे हैं, सबका इतना कर लीजिए, फिर आगे और कराते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का निकल गया, अब अच्छा रेजिस्टेंस का निकालते हैं। तो कोई फॉर्मूला दिमाग में सोचिए कर जिसमें रेजिस्टेंस हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। हमें R का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे देता है, ऐसे नहीं दिया रहेगा कि V इज इक्वल टू आई आर है तो R का निकाल लीजिए, या फिर कभी कभी दे भी देता है ना। तो कुछ जो स्टैंडर्ड लॉ होते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट लॉ होते हैं, जैसे ये V इज इक्वल टू आई आर, ये हमको याद होना चाहिए। और एग्जामिनर को भी ये आइडिया होता है कि याद होगा ही। तो R का कैसे निकालेंगे, तो V का निकाल चुके हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V क्या है, ml2t माइनस 3 a के पावर माइनस 1 अपॉन करेंट, करेंट का क्या A। तो क्या हो जाएगा ml2t माइनस 3 a के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। और ये नेट के एग्जाम में पूछा भी है ना कि फाइंड आउट द डायमेंशन, 4 ऑप्शन भी थे। तो कैसे भी हमको निकालना ही था, निकाल के ही हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का ना। कुछ और निकालते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आया हुआ है, नेट के एग्जाम में आया हुआ है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालिए। तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैसे निकालें, तो G को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ भेज दें। तो कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो G क्या हो जाएगा F का, mlt माइनस 2, डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है तो L का स्क्वायर, या मास है तो m, एक और मास है तो m, एक m से m कट गया, हो जाएगा m के पावर माइनस 1, L के पावर 3 और t के पावर माइनस 2, ये हो जाएगा कैपिटल G के डायमेंशन ना। अच्छा कुछ और, जैसे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग देख के लिखिएगा आप लोग, VACWM नॉट। कुछ लोग क्या ज्यादातर लोग ये लिखते हैं वैक्यूम का स्पेलिंग, जो कि टोटली रॉन्ग है, ये है सही ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, नॉट का भी स्पेलिंग बहुत कम को पता होता है, ये है नॉट, नॉट मीन शून्य। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें निकालना है। अच्छा तो जो प्योर कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 2, इनकी यूनिट्स तो होती नहीं है, तो ऐसे सभी कांस्टेंट का डायमेंशन भी नहीं होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है 4 और पाई, तो इन सब का डायमेंशन नहीं होता है ना, 4 पाई का नहीं होगा, बाकी सबका होगा। तो हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे निकालें,
एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालें? तो वैसे ही सिंपल, आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए ना, एक तरफ ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q1 का चार्ज का बताए भी थे 80, एक और है तो 80 अपॉन फोर्स का MLT-2, डिस्टेंस का L का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? M ऊपर जाएगा तो M के पावर -1, L यहाँ क्यूब हो गया तो L के पावर -3, T का स्क्वायर है, ये -2 पर जाएगा प्लस हो जाएगा तो T के पावर 4, और A तो A का स्क्वायर। ऐसे ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं, जैसे पूछता भी है एग्जाम में, कंपटीशन में भी पूछता है, नीट में तो आया भी है, ये जेईई मेन में भी आया है। तो एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल जी, रेजिस्टेंस, एक और कुछ और कराते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं ना। अब निकालना हमें म्यू नॉट का डायमेंशन, जहां म्यू नॉट को क्या बोलेंगे? हाँ, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, F अपॉन L बराबर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। F है फोर्स, L है डिस्टेंस, म्यू नॉट है वही परमिएबिलिटी, I1 I2 क्या है? करंट है, D क्या है? डिस्टेंस, 2 पाई कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन होगा नहीं। तो म्यू नॉट को पहले एक तरफ लाते हैं, बाकी को एक तरफ। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इज इक्वल टू F इंटू डी, 2 पाई को हटा देंगे ना, उसका डायमेंशन में यूज ही नहीं है। F इंटू डी अपॉन L I1 I2, क्या हो जाएगा डायमेंशन? फोर्स का MLT-2, डिस्टेंस का L अपॉन लेंथ का भी L, I1 का A इंटू ए, L से L गए, क्या हो जाएगा? M L T-2 A के पावर -2। अच्छा, देख भी लीजिएगा सही है कि गड़बड़ है। सही है वैसे, अब करेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, और बहुत आसानी से यहाँ से नंबर गेन किया जाता है ना, इसलिए आपको अच्छे से इसको करिए। अरे L से L कट गया, ए M L T-2 A के पावर -2, ठीक। कुछ एक दो और कांस्टेंट का निकालते हैं, जैसे ईटा, इसका डायमेंशन हमें निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ईटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है तो आगे के चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 12th में मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अभी फॉर्मूला दिया हुआ है तो वहां से हम कैसे निकाल पाएंगे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को, वो हमें सीखना है। ये नहीं सीखना है कि ये कहाँ से है, ये क्या है, ऐसा नहीं है। हमको कैसे निकाल सकते हैं इसका म्यू नॉट को, ये इक्वेशन हमको पता है, अभी एग्जाम में भी आएगा तो ये दिया होगा, तब जाके ये पूछा जाएगा निकालने को, ऐसे नहीं दिया जा सकता, ठीक। लेकिन जब आप 12th भी पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन आ जाए म्यू नॉट का निकालने को, तो जरूरी कि ये देगा ही, और देता भी नहीं है, क्योंकि आप इसको याद कर लिए होते हैं तब तक। ईटा क्या होता है ये बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है F = 6 पाई ईटा R इंटू वी। F है फोर्स, 6 पाई कांस्टेंट, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस, V स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल लीजिए। ईटा बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन R इंटू वी। डायमेंशन लिखना है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला
क्या हो जाएगा ml t माइनस टू अपॉन एल एल टी माइनस वन। तो एक L से L गया, क्या हो जाएगा, तो m l माइनस वन टी माइनस वन, ये हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ढेर सारे हैं क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। अब एक और निकालिए आप, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का याद है क्या था, ठीक है। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसको हमें याद रखना है, रिमेंबर इट। C is speed of light, mu is permeability of free space, epsilon naught is permittivity of free space। तो ये रिलेशन होता है हमको, इसको हमें एज सच हमें याद करना होता है। इस पे भी ढेर सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। ऐसे पूछा है क्वेश्चन कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2, इसका पूछा हुआ। तो कैसे क्या करें, एक तरीका ये है कि म्यू नॉट का निकालें, जैसे हम निकाले हैं फॉर्मूले से निकाले थे ना, एप्सिलॉन नॉट का भी निकाले थे। तो दोनों को यहाँ रखें, मल्टीप्लाई करें, फिर पावर हम -1/2 लें तो आ जाएगा, पर बहुत टाइम खर्च हो जाएगा हम लोगों को। तो इस टाइम को बचाने के लिए इसको हम एज अ रिजल्ट याद करते हैं। और ये रिजल्ट आया कहाँ से है, तो ये 12th का टॉपिक है, 12th में हम लोग याद रखेंगे ना, ये मिलेगा भी, इसका डेरिवेशन भी करते हैं। तो इसको अगर याद हो जाए ये वाला फॉर्मूला एक्सप्रेशन, तो इसका इजीली बता सकते हैं। वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट निकालने नहीं जाएंगे, हम देख लेंगे कि ये है क्या। जब भी ये दिमाग में आए तो ये वाला आना चाहिए हमारे दिमाग में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, ये नीचे जाएगा ना पावर, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये है क्या, तो C है, और जो इसका डायमेंशन फार्मूला होगा वही इसका भी डायमेंशन फार्मूला होगा, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये हमारा टाइम तो हो नहीं सकता है। क्या वेलोसिटी टाइम के बराबर हो सकता है, तो नहीं, वेलोसिटी के ही बराबर हो सकता है। तो और स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1। डायरेक्ट इसका ये आया हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन आया है और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार ऐसे ये करके आया था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए। तो सोचना है बस, ये कब आएगा, जब इसको हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ये बन गया। तो हमें इसका नहीं निकालना है, इसका निकाल देंगे इजीली। तो स्पीड का होता है LT-1 का होल स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा L2T-2, ऐसे, ठीक है। तो ये है कुछ कांस्टेंट के, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखें कैसे निकालते हैं। एक्सप्रेशन अगर दिया हो तो वहां से हम कैसे निकाल सकते हैं। एक दो और निकाल लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट। अब प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है E = h²। क्या है, E = h² ना। E क्या है, तो एनर्जी है, न्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो
पहले तो h निकाल लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, तो E अपॉन न्यू हो जाएगा। एनर्जी कैसा एनर्जी का अगर वो निकालना हो डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो वर्क के ही बराबर आता है। किसके बराबर आता है, वर्क के बराबर ही। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एनर्जी मतलब कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई सा भी एनर्जी का एक्सप्रेशन आप यूज करिए, उसको निकालिएगा, किसके बराबर आ जाएगा, वर्क के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिट एनर्जी की होती है वही यूनिट वर्क की भी होती है ना, जूल जूल। उसको चाहिए तो निकाल भी सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी वाले से ही निकाल लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ का तो होगा नहीं, मास का m, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, तो हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, और वर्क का भी शायद यही आया। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, अगर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, मीन्स t के पावर -1 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, L2t - 2 अपॉन 1/t, ये t ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा mL2t - 1, ये है प्लैंक कांस्टेंट। सो ढेर सारे हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ढेर सारे हैं सब, स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है ना, तो उसको निकालेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डायमेंशन के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।